हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एनआर चौधरी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास गुरु पे। हमारे भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में हमारा अलाउद्दीन खिलजी वाला टॉपिक यानी खिलजी वंश हमारा चल रहा था और हमने अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने उसका परिचय पढ़ लिया था। इतिहासकारों ने उसके बारे में क्या क्या राय रखी थी वो पढ़ ली थी। उसके बाद उसने किस प्रकार से आरंभिक समस्याओं का सामना किया था वो हमने पढ़ लिया था। और हम उस क्लास में हम पढ़ रहे थे उसके काल में जो होने वाले प्रमुख विद्रोह, 4 विद्रोह उसके काल में हुए थे, जिसमें से एक विद्रोह हमने नवीन मुसलमानों का विद्रोह वाला पोर्शन या पार्ट हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया था। उसके काल में इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे अकद खान का विद्रोह और उसके बाद विद्रोह पढ़ करके हमें इसके साम्राज्य का विस्तार देखेंगे, फिर इसके राजत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जब राज्य में विद्रोह हो रहे थे तो विद्रोह के बाद उसने किस प्रकार से 4 अध्यादेश पारित करवाए वो सारी चीज़ इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। अगला विद्रोह है 2 नंबर है टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और दूसरा विद्रोह है अकद खान का विद्रोह, अकद खान का विद्रोह। अकद खान का विद्रोह और ये होता है 1301 ईस्वी में। देखो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर अभियान में व्यस्त था और ये जो अकद खान है ना वो इसका भतीजा था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था और वकील ए दर के पद पे तैनात था। अब हुआ क्या था, और एक चीज़ और, सीरी का जब युद्ध हुआ था, जब मंगोलों ने जब सीरी पे आक्रमण किया था तो सीरी के युद्ध में अकद खान ने मतलब मंगोलों का सामना भी किया था, अलाउद्दीन की सहायता भी की थी। यानी अलाउद्दीन का ही सेनापति था, वकील ए दर के पद पे तैनात था। जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर अभियान में व्यस्त था ना, तब इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठा करके अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर ये आक्रमण कर देता है। नवीन मुसलमानों को साथ लेता है और अलाउद्दीन खिलजी पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी का सौभाग्य यही था कि उसने रुई के कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि जब रणथंभौर अभियान किया था तब अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पे शिकार की व्यवस्था करवाई थी और शिकार करने के लिए गया होता तो उस समय उसने रुई के मोटे कपड़े पहन रखे थे। और रुई के मोटे कपड़े पहने होने के कारण किसी भी तीर का नुकसान अलाउद्दीन खिलजी पे नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी केवल मूर्छित हुआ था। बाद में इस अकद खान को पकड़ा जाता है, मतलब ये अकद खान भाग जाता है और अफगानिस्तान की तरफ भागता है। पीछे सेना द्वारा इसका पीछा किया जाता है और पकड़ करके अलाउद्दीन खिलजी को, इसका सिर काट करके अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया जाता है। इसके सिर को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ये भी कहता है कि मैंने यही सिर अपनी गोद में खिलाया था, यानी ये अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था। तो मैं इसके बारे में लिखना स्टार्ट करता हूँ। अकद खान का विद्रोह। इसका मूल नाम सुलेमान शिको, सुलेमान शाह, सुलेमान शिको तो वो मुगलों में है ना, सुलेमान शाह। मूल नाम क्या था? सुलेमान शाह। ठीक है ना। विद्रोह कब किया था इसने? 1301 ईस्वी में। यह अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था। खिलजी का भतीजा तथा वकील ए दर के पद पर तैनात था। पद पर क्या था? तैनात था। अलाउद्दीन के आगे लिखते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में ये साथ था। रणथंभौर अभियान में ये साथ था।
ठीक है ना। इस रणथंबोर अभियान के समय अलाउद्दीन ने शिकार की व्यवस्था करने को कहा गया, और जब शिकार की व्यवस्था करने के लिए कहा गया, उसी समय जब अलाउद्दीन शिकार करने के लिए गया था ना, उसी समय इसने अलाउद्दीन खिलजी पे आक्रमण किया था। यहाँ पर अलाउद्दीन ने एक जगह आती है जिसका नाम बदाह ग्राम में नरगाह यानी शिकार की व्यवस्था करने का आदेश दिया, कि व्यवस्था करने का आदेश दिया। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, अपनी सेना को दिया कि शिकार की व्यवस्था की जाए, आदेश दिया। उसी समय अकद खान ने उसी समय ने दिया जब अलाउद्दीन खिलजी शिकार पर गया, तब अकद खान ने तिलपत के युद्ध शिविर से तिलपत में रुका हुआ था ये ना, तिलपत के युद्ध शिविर से निकलकर 9 मुसलमानों को साथ लेकर साथ लेकर अलाउद्दीन खिलजी पर हमला किया। अब देखो, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अलाउद्दीन ने रुई का मोटा कपड़ा पहन रखा था, इस वजह से वो बच गया था। ये चीज़ लिखने की नहीं, मैंने बताया आपको ना, ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन ने रुई का मोटा कपड़ा पहने होने के कारण बच गया था। जवाबी कार्यवाही में अलाउद्दीन ने जब वापस इसका दमन किया, मतलब वापस आक्रमण किया था, जवाबी कार्यवाही में पराजित होकर अफगानिस्तान की तरफ भाग गया। सैनिकों ने पीछा करके सिर काट कर अलाउद्दीन खिलजी को सुपुर्द किया। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अकद खान के विद्रोह का क्या कर देता है? दमन कर देता है। अगला हमारा विद्रोह है मलिक उमर। तीसरा विद्रोह कौन सा है? मलिक उमर व मंगू खान का विद्रोह। मलिक उमर जो था ना, ये बंदाई को इक़्तिदार था। इक़्तिदार। और जो मंगू खान था ना, ये था अवध का इक़्तिदार। इसकी नियुक्ति, मंगू खान की नियुक्ति नुसरत खान के बाद हुई थी, है ना। इक़्तिदार जिसकी नियुक्ति
संभवतः संभवतः नुसरत खान के बाद हुई, नुसरत खान के बाद हुई थी, बाद हुई थी। अब देखो मंगू खान और ये जो मलिक उमर जो थे ना, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी की बहन के बेटे थे, यानी कहने का मतलब इसके भांजे थे दोनों। और इन्होंने क्या किया, ये विद्रोह 1303 में 1301 में होता है। कब होता है? 1301 में। और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रणथंबोर अभियान में व्यस्त था। इसकी व्यस्तता का फायदा उठाकर इन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसका पूर्ण रूप से क्या कर दिया, दमन कर दिया। और इनको पकड़ करके ये अलाउद्दीन खिलजी के पास लाया गया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों की आंखें फोड़ दी। क्या फोड़ दी? आंखें फोड़कर अंधा करवाकर कारागार में डाल दिया। देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर अभियान अभियान की व्यस्तता का फायदा उठाकर व्यस्तता का फायदा उठाकर विद्रोह किया, उठाकर विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया जिनको पकड़कर बाद में अंधा करवाकर कारागार में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। ठीक है ना? 3 विद्रोह हो गए। चौथा विद्रोह होता हाजी मौला का विद्रोह। देखो, एक है सिद्दी मौला, एक है हाजी मौला। सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के काल में। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, सिद्दी मौला और हाजी मौला दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सिद्दा जलालुद्दीन खिलजी के काल में, हाजी अलाउद्दीन खिलजी के काल में, है ना? अगले स्लाइड पे हाजी मौला का विद्रोह, मौला का विद्रोह। और ये भी 1301 में हुआ था, 1301 में हुआ था। इसके पीछे कहानी क्या है? देखो, ये जो हाजी मौला है ना, ये फखरुद्दीन का मुक्त किया हुआ दास था। ठीक है ना? और रतौल या बरतौल एक जगह है, उसका सहना यानी नगर अधिकारी था। कौन है? ये हाजी मौला। इसने क्या किया, अलवी शहंशाह जो इल्तुतमिश का कोई वंशज था, यानी माता की तरफ से इल्तुतमिश का वंशज था, अलवी शहंशाह या अलवी शाहजहां भी इसको कहा जाता है, उसको सुल्तान बनाना चाहता था। और ये बंदायू मार्ग से सेना लेकर के आक्रमण करता है दिल्ली पे। ठीक है? इसने दिल्ली पे आक्रमण किया और कोतवाल था तमीर जी, उसको मार दिया। लेकिन सिरी दुर्ग किसी तरह से इसके आक्रमण से बच गया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पराजित किया और इसकी क्या कर दी, हत्या करवा दी। तो मैं लिखता हूं हाजी मौला का विद्रोह। फखरुद्दीन का मुक्ति प्राप्त दास था, मुक्ति प्राप्त दास था जो गंगा यमुना दोआब में रतौल या बरतौल का सहना मतलब नगर अधिकारी था, सेना था। ये अलवी सहिंसा या आप शाहजहां भी नाम ध्यान रखना, अलवी शाहजहां को सुल्तान बनाना चाहता था, बनाना चाहता था। ठीक है ना?
अलवी शहंशाह, इसके बारे में ध्यान रखना। माता की तरफ से, माता की तरफ से यानी इसकी माता इल्तुतमिश के वंशज से थी। माता की तरफ से इल्तुतमिश का वंशज था, वंशज था। अब इसने अलवी शहंशाह को बादशाह घोषित कर दिया। बर्नी लिखता है कि ये चिंटियों और टिड्डियों की तरह सेना लेके आया था, है ना। सॉरी, बर्नी इसको क्या कहता है, दुराचारी और भ्रष्ट व्यक्ति कहता है। बर्नी इसे दुराचारी बर्नी इसे दुराचारी और भ्रष्ट व्यक्ति कहता है। दुराचारी और भ्रष्ट व्यक्ति कहता है। कौन कहता है? बर्नी कहता है। और ध्यान रखना, ये बंदायू मार्ग से सेना लेके आता है और दिल्ली के कोतवाल तमीर जी को पराजित करके दिल्ली पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। बंदायू से सेना लेके आया, बंदायू से सेना लेकर आया तथा दिल्ली के कोतवाल की हत्या करके दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले लिया। दिल्ली पर अधिकार किया परंतु श्रीदुर्ग को यह नहीं जीत पाया था, क्योंकि श्रीदुर्ग का कोतवाल था अहमद अयाज, और अहमद अयाज ने श्रीदुर्ग को इससे बचा लिया था। परंतु अहमद अयाज ने श्रीदुर्ग को बचा लिया। ठीक है ना। और अलाउद्दीन का एक सेनापति था हमीदुद्दीन, और हमीदुद्दीन ने इसका क्या कर दिया, दमन कर दिया। हमीदुद्दीन ने क्या किया था, दमन किया था इसका। हमीदुद्दीन ने इसका दमन कर दिया। तो ये अलाउद्दीन की खिलजी के काल के होने वाले प्रमुख विद्रोह थे। सबसे पहले नौ मुसलमानों का विद्रोह होता है, उसके बाद अकद खान का विद्रोह होता है, उसके बाद मलिक उमर और मंगू खान का विद्रोह होता है, और उसके बाद हाजी मोल्ला का विद्रोह होता है। और ये सारे के सारे विद्रोह होते हैं 1303 ईस्वी में। नोट लगा के लिखना। नोट, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय 3 विद्रोह हुए थे, है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो 3 तो ये दे देंगे और चौथा कोई और दे देगा, तो पूछ ले कौन सा नहीं हुआ था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय 3 विद्रोह हुए थे। टोटल विद्रोह 4 हुए थे, जिसमें 9 मुसलमानों के विद्रोह को अगर छोड़ दें तो बाकी सारों के साथ तीनों के तीनों जो विद्रोह हुए थे वो रणथंभौर अभियान के समय हुए थे। कौन कौन से हुए थे? पहला है अकद खान का विद्रोह, दूसरा विद्रोह हुआ था हाजी मोला का विद्रोह, और तीसरा विद्रोह हुआ था मलिक
उमर व मंगू खान का विद्रोह, मंगू खान का विद्रोह, खान का विद्रोह। ये तीनों विद्रोह किसके समय हुए थे? जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर अभियान कर रहा था उस समय ये विद्रोह हुए थे, ठीक है ना। अब जब राज्य में चारों तरफ विद्रोह हो रहे थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में होने वाले विद्रोह के कारण जानने के प्रयास किए और अलाउद्दीन खिलजी के काल में एक काजी था जिसका नाम था मुगीसुद्दीन। काजी का नाम क्या है? मुगीसुद्दीन। और उस मुगीसुद्दीन के माध्यम से इसने कारण जानने के प्रयास किए। तब मोटा मोटी 4 कारण निकल कर सामने आए थे। वो 4 कारण क्या थे? एक तो राज्य के प्रति सुल्तान की अनभिज्ञता, यानी राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सुल्तान को बिल्कुल पता नहीं था। पहला कारण ये निकल के आया। दूसरा कारण निकल कर आया था मद्यपान, यानी शराब का सेवन। शराब की वजह से विद्रोह हो रहे थे। तीसरा हो रहा था जनता के बीच अमीर और जो उदंडी वर्ग है उनकी उपस्थिति। और चौथा कारण निकल कर आया था कि सामाजिक जो समारोह होते थे या अमीरों के वैवाहिक संबंध, इस वजह से राज्य में क्या हो रहे थे? विद्रोह हो रहे थे। वैवाहिक संबंध का क्या है? क्योंकि जब अमीर वैवाहिक संबंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते थे और वो एक होकर के अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ क्या करते थे? विद्रोह कर देते थे। तो 4 कारण सामने निकल कर आए थे और इन कारणों के उपचार हेतु तो अलाउद्दीन ने 4 अध्यादेश पारित किए। पहला जब्ती, दूसरा गुप्तचर नियुक्त किए, वैवाहिक संबंधों के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पूर्व सुल्तान की अनुमति लेना जरूरी कर दिया और शराब का जो है शराब को पूर्ण रूप से राज्य में प्रतिबंधित कर दिया। ये 4 अध्यादेश लेके आया था। ये चीज मैं लिखता हूं। राज्य में हो रहे विद्रोह के कारण जानने हेतु हमीदुद्दीन व एजुद्दीन से चर्चा की। एजुद्दीन से चर्चा की। हमीदुद्दीन और एजुद्दीन से अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? चर्चा करता है। तब 4 कारण निकल करके सामने आ गए। चर्चा की जिसके या राज्य में हो रहे विद्रोह के कारण जानने हैं तो एक ने हमीदुद्दीन और एजुद्दीन से चर्चा की जिसके इसको पूरा दोबारा लिखते हैं। सही नहीं बेटा, इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। उक्त विद्रोह के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने हमीदुद्दीन व एजुद्दीन से हो रहे विद्रोह के कारण जाने जो निम्न प्रकार से वो कारण क्या क्या निकल के आए थे सामने? प्रकार से है। वो कारण निकल के आए थे। पहला कारण आया था सुल्तान की, मैं अगली स्लाइड इसी में लिख देता हूँ। चलो, सुल्तान की राज्य के प्रति अनभिज्ञता। पहला कारण तो ये आया था, है ना। दूसरा कारण आया था शराब का सेवन।
शराब का सेवन। तीसरा कारण आया था जनता के मध्य धनी व अमीर वर्गों की उपस्थिति। और चौथा कारण आया था अमीरों के वैवाहिक संबंध। अमीरों के वैवाहिक संबंध। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चर्चा करी तो ये चार कारण, मोटा मोटे कारण निकल करके सामने आए थे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना स्टार्ट किया था और काजी मुगीसुद्दीन की सहायता से 4 अध्यादेश पारित करवाए। अगली स्लाइड ले देता हूँ। उक्त कारणों का पता लगने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने काजी मुगीसुद्दीन की सहायता से 4 अध्यादेश पारित करवाए। वो 4 अध्यादेश कौन कौन से थे? पहला अध्यादेश था जब्ती। कौन सा था? जब्ती। दूसरा अध्यादेश था मद्यपान निषेध। तीसरा काम किया था गुप्तचरों की नियुक्ति। और चौथा अध्यादेश था वैवाहिक संबंधों से पहले सुल्तान की अनुमति। ये 4 अध्यादेश इसने क्या करवाए थे? पारित करवाए थे। पहला काम क्या था? जब्ती। दूसरा बात शराब के सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध। तीसरा काम किया था गुप्तचरों की नियुक्ति, है ना। और चौथा काम किया था कि जो भी अमीर लोग वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे उससे पहले उनको सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो पानी पी लेता हूँ। ये 4 काम अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। अब इनको एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला अध्यादेश कौन सा था? जब्ती। इस जब्ती अध्यादेश के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अमीरों की संपत्ति पे आघात किया। राज्य द्वारा जितनी भी अनुदान में भूमियां दी गई थी ना, उन सभी भूमियों को इसने वापस हड़प लिया था और नए कर लगाए थे। गृह कर, चरी कर, घरी कर नाम से नए कर लगाए थे। बर्नी लिखता है कि मुल्तानी अमीरों व्यापारियों को छोड़कर के किसी के घर में भी पर्याप्त सोना नहीं बचा था। यह सारा काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है ना। काम क्या किया? जब्ती अध्यादेश के तहत जितने भी अमीर थे ना, जितने भी जो लोग थे ना, जिनको राज्य द्वारा अनुदान के रूप में जो भूमियां दी गई थी या जो भी कुछ दिया गया था ना इनाम के तौर पे, उन सभी को वापस इसने जब्त कर लिया। पहला काम तो ये किया। इस अध्यादेश के तहत कानून लिख लो आप ना। इस कानून के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने
अमीरों की संपत्ति पर आघात किया, अमीरों की संपत्ति पर आघात किया, संपत्ति पर आघात किया, आघात किया। राज्य द्वारा प्रदत्त अनुदान युक्त भूमियां, अनुदान युक्त भूमि व अन्य संपत्ति को जब्त कर लिया, अन्य संपत्ति को जब्त कर लिया, जब्त किया। ठीक है ना। बर्नी क्या लिखता है? बर्नी लिखता है कि दिल्ली में मल्लिकों मुल्तानी व्यापारियों और अमीरों को छोड़कर अन्य घरों में नाम मात्र का सोना बचा था, नाम मात्र का सोना बचा था। ये बात कौन लिखता है? अलाउद्दीन खिलजी लिखता है, बचा था। सॉरी, बर्नी लिखता है किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी में। दूसरा अध्यादेश इसने क्या कानून क्या बनाया? गुप्तचरों की नियुक्ति, गुप्तचरों की नियुक्ति। क्योंकि हमीदुद्दीन और एजुद्दीन ने कहा था कि सुल्तान की राज्य के प्रति अनभिज्ञता है, यानी सुल्तान राज्य के प्रति कुछ जानता ही नहीं है, राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी कोई जानकारी सुल्तान को रहती नहीं। तो इसको पूरा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचरों की नियुक्ति की। और कहते हैं कि इसके गुप्तचर इतने खतरनाक होते थे कि अमीर लोग अपने घरों में कांपते रहते थे, और जब वो दरबार में जाते थे तो सांकेतिक भाषा में बात करते थे, यानी मुख से कुछ बोलते ही नहीं थे, संकेतों में एक दूसरे को समझाया करते थे। लिखते हैं गुप्तचरों की नियुक्ति। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य भर में गुप्तचर नियुक्त किए। ठीक है ना। बर्नी क्या लिखता है? बर्नी लिखता है कि अमीर अपने घरों में कांपते रहते थे तथा दरबार में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। ये बात कौन लिखता है? करते थे। ठीक है ना। तीसरा काम इसने क्या किया? शराबबंदी के ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। तीसरा कानून है शराब पर रोक। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में शराब के ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। बलबन की तरह अलाउद्दीन खिलजी ने भी शराब का सेवन करना बंद कर दिया था। या तो बलबन ने किया था या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्ण रूप से शराब का सेवन करना बंद कर दिया था। इंद्रप्रस्थ आपका ये किलूगढ़ी, यहाँ पर ग्यासपुर कहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी शराब नहीं मिलती थी।
दिल्ली के आसपास 5-5 6-6 कोस तक शराब नहीं मिलती थी, और सूखे कुएं खुदवा करके जो भी कोई शराब पीता था ना, उनको दिल्ली के आसपास सूखे कुएं खुदवाए गए और उन कुओं में गिरा दिया जाता, फेंक दिया जाता था, है ना। बाद में जनता ने क्या किया, घरों में शराब बना। देखो, एकमात्र यही अध्यादेश है अलाउद्दीन खिलजी का, जो अलाउद्दीन खिलजी ने काजी के सामने खुद स्वीकार किया था कि ये शराबबंदी वाला जो कानून है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सफल रहा था। और जब शराबबंदी का कानून लागू हो गया था ना, तब बर्नी लिखता है कि राज्य में जैसे ही शराबबंदी लागू हुई तो राज्य में विद्रोह होने कम हो गए और लोगों के मस्तिष्क से विद्रोह करने का विचार हमेशा के लिए निकल गया। ये बात कौन लिखता है? ये बात लिखता है बर्नी। तो लिखते हैं शराब पर निषेध, ठीक है ना। मदिरा, भांग, ताड़ी, ये देसी शराब है ना, ताड़ी है ना देसी शराब। मदिरा, भांग, ताड़ी का मतलब देसी शराब, जुआ, पासा व नशीले पदार्थों के सेवन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दिया था। वह नशीले पदार्थों पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई। दिल्ली के आसपास ग्यासपुर, इंद्रप्रस्थ व किलोगढ़ी में कहीं पर भी शराब नहीं मिलती थी। ये विवरण बर्नी देता है, शराब नहीं मिलती थी। बलबन की तरह अलाउद्दीन ने भी शराब का त्याग किया था। बर्नी बात क्या लिखता है? बर्नी लिखता है कि जिस दिन शराब पर रोक लगाई गई उसी दिन से राज्य में विद्रोह होने कम हो गए और लोगों के मस्तिष्क से विद्रोह का विचार निकल गया। उसी दिन से राज्य में विद्रोह कम होने लगे तथा लोगों के मस्तिष्क से विद्रोह का विचार निकल गया। ये बात कौन लिखता है? ये बात लिखता है बर्नी गया। और तीसरा और अंतिम आदेश था अमीरों के मेल मिलाप। चौथा आदेश था अमीरों के आपसी मेल मिलाप व वैवाहिक संबंधों पर रोक। अलाउद्दीन खिलजी ने यह नियम बना दिया था कि अमीर सरदार आपस में ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखेंगे और आपसी जो विवाह हो रहे हैं ना,
वो विवाह करने से पहले आपको सुल्तान से अनुमति लेनी होगी, और ये अनुमति देने का काम करता था सैयद वजीर खान। सैयद खान कौन करता था? सैयद खान अनुमति देने का काम करता था। तो लिखता हूं मैं यहाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा करवाई कि वैवाहिक संबंधों हेतु सुल्तान ने वैवाहिक संबंध हेतु लिखित में अनुमति लेनी होगी। अनुमति देने का कार्य सैयद खान करता था। क्वेश्चन पूछ ले कि वैवाहिक संबंधों की अनुमति देने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो सैयद खान था, है ना। सैयद खान करता था। अनुमति देने का काम कौन करता था? सैयद खान करता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों पर 3 शर्तें लगा दी। अमीरों पर 3 शर्तें लगा दी। शर्तें कौन कौन सी लगा दी? पहला शर्त तो यह थी कि वैवाहिक संबंधों की करने हेतु सबसे पहले आज्ञा लेनी होगी। दूसरी चीज, अमीरों की जो संपत्ति होगी ना, उसका उत्तराधिकारी सुल्तान खुद होगा। और तीसरी चीज कि कोई भी विवाह सुल्तान की आज्ञा के बिना नहीं होगा। दूसरी शर्त यह थी कि सुल्तान अमीरों के धन का क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा। और तीसरी शर्त यह थी कि अमीरों की मृत्यु के बाद अमीरों के जो पुत्र है वो सुल्तान के क्या होंगे? दास होंगे। पहली शर्त कौन सी थी? अमीरों की मृत्यु के बाद सुल्तान उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अमीरों की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सुल्तान के दास होंगे। और तीसरी चीज शर्त कि वैवाहिक, ये वापस जो हमने लिखी है, वैवाहिक संबंधों से पूर्व सुल्तान की अनुमति आवश्यक होगी। ये सारे काम किसने करवाए थे? ये काम करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। यहां तक एक बार हम अलाउद्दीन खिलजी को दोबारा से देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी चल रहा है। 4 विद्रोह हुए थे। 9 मुसलमानों का विद्रोह जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, अकद खान का विद्रोह। उसके बाद हमने देखा मलिक उमर और मंगू खान का विद्रोह जो 1301 में होता है। और दोनों उसकी क्या थे? भांजे थे। मलिक उमर बंदाई का इक़्तिदार था, मंगू खान अवध का इक़्तिदार था। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा हाजी मौला का विद्रोह जो अलवी शहंशाह को सुल्तान बनाना चाहता था। बरनी से दुष्ट भ्रष्टाचारी व्यक्ति कहता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ये देखा था कि रणथंभौर अभियान के समय रणथंभौर अभियान की व्यवस्था के समय अलाउद्दीन खिलजी के काल में 3 विद्रोह हुए।
अकद खान, अजीमोला और मलिक उमर मंगू खान। और इन विद्रोह के होने के बाद अलाउद्दीन ने हमीदुद्दीन और एजुद्दीन से राज्य में हो रहे विद्रोह के कारण जानने के प्रयास किए और 4 कारण निकलकर सामने आए जो हमने चर्चा कर ली। उसके बाद इन चारों कारणों का पता लगाने के बाद 4 आदेश पारित करवाए। 4 आदेश कौन से थे? जब्ती, मद्यपान निषेध, गुप्तचरों की नियुक्ति और वैवाहिक संबंधों पर रोक। फिर इन कानूनों को हमने डिटेल से पढ़ा। अलाउद्दीन के अध्यादेशों पर चर्चा करने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अलाउद्दीन की मंगोल नीति। अलाउद्दीन की मंगोल नीति। मंगोल नीति। अलाउद्दीन के काल में 6 बार मंगोलों के आक्रमण हुए थे, है ना। इनमें से 2-3 आक्रमण तो इतने भयंकर थे कि अलाउद्दीन को ऐसे लगा था कि अब तो दिल्ली हमारे हाथ से निकल गई। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे तैसे करके उनका सामना किया और मंगोलों को इतना भयंकर तरीके से दमन किया था। कहते हैं कि जहां बलबन ने रक्षात्मक नीति अपनाई थी, वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रामक या रक्त व तलवार की नीति अपनाई थी। किनके प्रति? मंगोलों के प्रति। तो देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन जो मंगोल शासक था उसका नाम था दावा खान, और इस दावा खान ने बैक टू बैक 6 अभियान भारत के ऊपर किए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। देखते हैं अलाउद्दीन का समकालीन मंगोल शासक दावा खान था जिसने भारत पर 6 बार सैन्य अभियान किया था। 6 बार सैन्य अभियान किया था। कारण क्या थे इसके? पहला कारण था कि दावा खान भारतीय क्षेत्रों को अपने अधीन करना चाहता था। भारतीय क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहता था। दूसरा कारण था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या का बदला। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या का बदला भी लेना चाहता था। और इन आक्रमणों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और तलवार यानी आक्रामक नीति अपनाई थी। इन आक्रमणों के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त व तलवार की नीति अपनाई। ठीक है ना। और अब वो कौन कौन से 6 आक्रमण हुए थे, किन किन के नेतृत्व में हुए थे, वो सारी एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण होता है 1297-98 और पहला आक्रमण का जो मंगोल सेनापति था ना, उसका नाम था कादर खान। मंगोल सेनापति और मंगोल सेनापति का नाम क्या है? कादर खान। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उलुग खान व नुसरत खान।
नुसरत खान, ये अलाउद्दीन खिलजी के कौन थे? सेनापति थे। युद्ध कौन सा हुआ? जारन मंजूर का युद्ध। जारन मंजूर का युद्ध, मंजूर का युद्ध, जारन मंजूर का युद्ध। जारन मंजूर कहाँ पड़ता है? जालंधर में। जालंधर में कहाँ पड़ता है? जालंधर में हुआ था। कब हुआ था? 9 फरवरी 1298 से। जारन मंजूर का युद्ध होता है 9 फरवरी 1298, जिसमें कादर खान को क्या कर दिया जाता है? पराजित कर दिया जाता है और पहले मंगोल आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है। अमीर खुसरो एक बात लिखता है, अमीर खुसरो क्या लिखता है? अमीर खुसरो लिखता है कि प्रलयंकारी बाढ़ की भांति प्रलयंकारी बाढ़ की भांति मंगोलों ने सतलज, रावी व व्यास नदियां पार करी थी। व्यास नदियां पार करी थी, नदियां पार की थी। ये बात कौन लिखता है? ये बात लिखता है अमीर खुसरो। पहला आक्रमण 1297 में कौन करता है? कादर खान करता है। उलुग खां और नुसरत खां 9 फरवरी 1298 ईस्वी में जारन मंजूर का युद्ध जो जालंधर में होता है, वहां पर इस कादर खान की सेना को बुरी तरह से क्या करते हैं? पराजित करते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा आक्रमण। और दूसरा आक्रमण हुआ 1299 ईस्वी में। कब होता है? 1299 ईस्वी में। मंगोल सेनानायक था, मंगोल सेनापति, पहले में कादर खान था, दूसरे में था सेनापति साल्दी बेग। देखो, जब दूसरी बार मंगोलों ने आक्रमण किया उस समय नुसरत खां और जफर खान दोनों गुजरात अभियान पे गए हुए थे। तो इनका दमन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था जफर खान को। किसको भेजा था? जफर खान को। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? जफर खान। ठीक है ना। कहते हैं कि जफर खान ने अलाउद्दीन जो मंगोल सेनापति था ना, साल्दी बेग, इसको हरा करके जंजीरों में जकड़ करके दिल्ली लेके आया था। और जफर खान की इस विजय से उसकी चर्चा इतनी भयंकर होने लगी, मतलब उसका कद जो बढ़ गया था। और जब उधर नुसरत खान और उलुग खान ने गुजरात अभियान भी किया था, लेकिन उस गुजरात विजय से ज्यादा महत्वपूर्ण थी जफर खान की मंगोलों के विरुद्ध विजय। इस वजह से जफर का उलुग खान की जो गुजरात विजय वो उसका कोई इतना महत्व रहा नहीं। और अलाउद्दीन खिलजी और उलुग खान जो दोनों थे ना, वो इस जफर खान से ईर्ष्या करने लग गए थे। और जब तीसरा आक्रमण होता होगा तब इस जफर खान युद्ध में मारा जाएगा। जफर खान ने साल्दी बेग को पराजित परास्त कर जंजीरों में जकड़ कर दिल्ली लेकर आया। इसी समय उलुग खान ने गुजरात विजय की थी, परंतु जफर खान की मंगोल
विजय के कारण उसकी गुजरात विजय नेपथ्य में चली गई थी। नेपथ्य में चली गई। कहने का मतलब क्या है? नेपथ्य में चली गई थी, यानी कहने का मतलब है वो बेग पीछे हो गई, है ना। यानी जफर खान की मंगोलों के विरुद्ध जीत जो थी ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी गुजरात जीत के बदले। इस वजह से उलुग खान और अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उलुग खान अलाउद्दीन खिलजी का भाई तो था, तो दोनों जफर खान से जलने लग गए। ठीक है ना। दूसरा आक्रमण ये कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है तीसरा आक्रमण। तीसरा आक्रमण होता है ये 1299 में। कब होता है? 1299 ईस्वी में। अब की बार मंगोल सेनापति कौन था? मंगोल सेनापति ये था कुतलुग ख्वाजा। और ये कहते हैं कि मंगोल जो सैनिक थे ना, वो दिल्ली के आसपास सिरी किले के एकदम आसपास आ गए थे। एक जगह आती है किल्ली, कुतुब ख्वाजा। मंगोल सेना सिरी दुर्ग के पास एक जगह किल्ली नामक स्थान तक पहुंच चुकी थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी की रक्षा के लिए संपूर्ण सेना को यहाँ लगा दिया, और किल्ली नामक स्थान पर मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें मंगोल पराजित होते हैं। पराजित क्या होते हैं? मंगोल सेनानायक था हजलक, जिस पर जफर खान ने सबसे पहले आक्रमण किया था, और हजलक वहां से भागता है। लेकिन पीछे आकर के तारतक खान नाम का एक व्यक्ति था जो जफर खान पे आक्रमण करता है। बर्नी यहाँ लिखता है कि जफर खान का घोड़ा मर चुका था, उसने पैदल 5000 मंगोलों को मार गिराया था। लेकिन जफर खान की मृत्यु हो जाती है। जफर खान के वीरत्व से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि रात्रि के अंधेरे में उन्होंने वो जगह छोड़ करके दिल्ली से 30 कोस बेग हट गए और धीरे धीरे वहां से पलायन कर गए। ठीक है ना। तो लिखता हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण शाही सेना को तैनात किया। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये घोषणा भी करवाई थी कि जो कोई भी सैनिक अगर मंगोल का सिर लेके आएगा ना, तो उसको एक एक टंका इनाम में दिया जाएगा। तैनात की तथा घोषणा की कि मंगोलों के एक सिर के बदले एक टंका दिया जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के मध्य मंगोलों के मध्य किल्ली का युद्ध हुआ। किल्ली का युद्ध हुआ। जफर खान ने सबसे पहले मंगोल सेनापति
मंगोल सेनापति का नाम क्या है? हजलक। मंगोल सेनापति हजलक पर आक्रमण किया, पर आक्रमण किया, आक्रमण किया तथा 18 कोस तक उसका पीछा किया। 18 कोस तक पीछा किया, पीछा किया। अजलक की सहायता हेतु, अजलक की सहायता हेतु, सहायता हेतु दूसरा एक मंगोल सेनानायक था जिसका नाम था तारगी। अजलक की सहायता हेतु तारगी सेना लेकर आया, सेना लेकर आया, सेना लेकर आया। जफर खान ने, जफर खान ने मुकाबला किया, मुकाबला किया। देखो जिस प्रकार से अजलक की सहायता करने के लिए तारगी आया था ना, अगर उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी भी जफर खान की सहायता के लिए भेज देता ना, तो जफर खान मरता नहीं, है ना। परंतु मुकाबला, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खान की, जफर खान की कोई सहायता नहीं की, कोई सहायता नहीं की, सहायता नहीं की। अंततः लड़ता हुआ मारा गया, अंततः लड़ता हुआ मारा गया, मारा गया। इस जफर खान की वीरता का प्रभाव मंगोलों पर इतना भयंकर पड़ा था कि मंगोलों ने रात्रि में ही अपने आप को वहां से, दिल्ली से 30 कोस पीछे धकेल लिया। जफर खान के वीरत्व से, के वीरत्व से प्रभावित होकर, प्रभावित होकर मंगोलों ने, मंगोलों ने स्वयं को दिल्ली से 30 कोस पीछे धकेल लिया, 30 कोस पीछे धकेल लिया, धकेल लिया और बाद में पुणे चले गए, पुणे चले गए। बर्नी जो है वो जफर खान को युग का रुस्तम कहता है। क्या कहता है? युग का रुस्तम। बर्नी जफर खान को, खान को युग का रुस्तम कहते हैं, रुस्तम कहते हैं, कहते हैं। देखो मंगोल जफर खान से इतने भयंकर तरीके से भयभीत रहते थे कि जब मंगोलों का घोड़ा पानी नहीं पीता था ना, तो मंगोल अपने घोड़े से कहते थे कि क्या तुमने जफर को देख लिया जो पानी नहीं पी रहा? ये पूछा हुआ है, ये जो वाक्यांश है, क्या तुमने जफर को देख लिया जो पानी नहीं पी रहा? तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है। मंगोल जफर खान से इतने भयभीत रहते थे, इतने भयभीत रहते थे, भीत रहते थे, रहते थे कि जब उनका घोड़ा, उनका घोड़ा पानी नहीं पीता था, पानी नहीं पीता था, तो अपने घोड़े से कहते, अपने घोड़े से कहते कि क्या तुमने जफर को देख लिया,
जफर को देख लिया जो पानी नहीं पी रहा, पानी नहीं पी रहा,